रात के ठीक 12 बज चुके थे। कॉलेज पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। पुरानी लाइब्रेरी के दरवाजे के सामने 4 परछाइयां खड़ी थी। दरवाजा खोलते ही सड़ी हुई किताबों की गंध और नमी भरी हवा बाहर आई। ये जगह बहुत समय से बंद है, पर ऐसा लगता है कोई यहाँ आता है। ईएमएफ मीटर अचानक तेज आवाज करने लगा। टिक टिक टिक। सर, ये तो अभी शुरू हुआ है। हाँ, और ये सिर्फ शुरुआत है। कॉलेज के सीनियर्स नए स्टूडेंट्स को समझा रहे थे। एक नियम याद रखना, 3rd फ्लोर वाली लाइब्रेरी के पास मत जाना। दिन में भी नहीं और रात में तो भूल कर भी नहीं। क्यों? वहाँ कोई है। ना कोई नोटिस, ना कोई चेतावनी बोर्ड, बस डर जो हर साल पिछली बैच से अगली को सौंप दिया जाता था। कुछ लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। सबके चेहरों पर बस डर का भाव था, पर उसी भीड़ में अभय सबको देख रहा था। वो डरा नहीं, बस सोच रहा था। अभय की आंखों में वो चमक थी जो डर से नहीं, जिज्ञासा से पैदा होती है। अगर सच में वहाँ कुछ है तो आज तक किसी ने पता क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लोग डरते हैं अभय, डरने की वजह से सवाल नहीं करते। पर डर से सच तो नहीं बदल जाता सिमरन। अभय ऐसा नहीं था कि उसे डर लगता ही नहीं, वो बचपन से ही डर को जानता था। उसके दादा पंडित हरिश्चंद्र वर्मा गांव के तांत्रिक थे। रात में अभय उनके पास बैठा कहानियां सुनता रहता। हर परछाई भूत नहीं होती और हर डर झूठ नहीं। अभय ने गांव की औरतों को झाड़ फूंक के बाद सांस लेते देखा था। कई लोगों को उसके दादाजी ने बचाया था, लेकिन वक्त के साथ दादाजी चले गए और कहानियां बस कहानियां बन गई। पर अभय के लिए वो सब अब भी सवाल थी। कुछ दिन बाद कॉलेज कैंटीन में 4 दोस्त बैठे थे। यार, उस लाइब्रेरी की बात मत छेड़, वरना रात को नींद नहीं आएगी। सीनियर्स बेवकूफ नहीं होते अभय, कुछ तो हुआ होगा। हाँ, कुछ हुआ होगा, इसीलिए तो जानना जरूरी है। और अगर सच में कुछ हुआ तो हम जानेंगे और उस पर यकीन कर लेंगे, पर कम से कम हमें सच्चाई तो पता चलेगी। लेकिन वो तीनों अब भी डरे हुए थे। तब अभय ने अपने बचपन की बातें बतानी शुरू की। मेरे दादा तांत्रिक थे, उन्होंने मुझे सिखाया था डर से पहले समझ जरूरी है। पर अगर वो आत्मा हुई तो भी वो वहाँ किसी वजह से रुकी होगी। कोई अधूरी बात, कोई अधूरा सच। धीरे धीरे तीनों का डर सवालों में बदलने लगा। अगर हम सिर्फ देखने जाएं तो? दिन में नहीं, रात में ही जाना होगा, क्योंकि दिन में हमें वहाँ कोई देख सकता है और हम प्रिंसिपल और टीचर्स की परमिशन लेकर जाएंगे। और वहीं उन्होंने सच पता लगाने का फैसला किया। अगले दिन चारों सीधे कॉलेज के प्रशासनिक भवन पहुंचे। वहां दीवारों पर बीते वर्षों की तस्वीरें, कमरे में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा और 2 सीनियर टीचर्स बैठे थे। हाँ बोलिए, क्या बात है? सर, हम 3rd फ्लोर वाली लाइब्रेरी के बारे में बात करना चाहते हैं। वही लाइब्रेरी? सर, कॉलेज में पहले से डर फैला हुआ है। हर साल सीनियर्स नए स्टूडेंट्स को डराते हैं। अगर हम सच जान ले तो शायद कोई हल निकल सके, या ये भी पता चल सके कि वहाँ सच में कुछ है भी या नहीं। तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो, यहाँ से खोजने नहीं। लेकिन सर, अगर वहाँ सच में कुछ हुआ है? बस उस जगह को छेड़ना पूरे कॉलेज के लिए खतरा है। डर फैलेगा, पढ़ाई प्रभावित होगी और जवाब हमें देना पड़ेगा। सर, डर पहले से है, बस अनजान है। अगर वजह पता चल जाए तो शायद सब ठीक हो जाए। नहीं अभय, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं। प्रिंसिपल कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले। तुम्हें एक बात बताता हूँ, जिसके बाद तुम ये ख्याल शायद खुद छोड़ दोगे। करीब 12 साल पहले एक जूनियर लाइब्रेरियन था, शेखर को रात की शिफ्ट मिली थी। एक सुबह वो लाइब्रेरी के अंदर बेहोश मिला। आंखें खुली थी पर बोल नहीं पा रहा था। फिर रात को जब वो लाइब्रेरी में अकेला था, किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया। चारों की सांसें थोड़ी तेज हो गई। इस हादसे के कुछ ही हफ्तों बाद उसने नौकरी छोड़ दी। कहता था कि वो मुझे पढ़ते हुए देखती रहती है। उस दिन के बाद से लाइब्रेरी बंद कर दी गई है। तुम चारों को मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि इससे दूर रहो, वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। चारों चुपचाप कमरे से बाहर निकले। अब क्या? अब हम वो करेंगे जो हमें करना है। अगर कॉलेज मना कर रहा है तो
सच्चाई चुपके से सामने लाई जाएगी। कॉलेज की मनाही के कुछ ही दिनों बाद एक रात जब पूरा कैंपस सो चुका था, एक काली कार कॉलेज के पिछले गेट पर रुकी। कार से उतरे डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता। लाइब्रेरी यही है? हाँ सर, जिस जगह से सब डरते हैं। तो फिर डर को काम पर लगाते हैं। पांचों लाइब्रेरी की तरफ बढ़े। लाइब्रेरी का दरवाजा कई सालों बाद खुला। अंदर धूल, सड़न की बू और बंद हवा। यहाँ तो सांस लेना भी भारी लग रहा है। जहाँ सांस भारी लगे वहाँ कुछ दबा हुआ होता है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने एक एक करके अपने यंत्र निकाले। ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर, नाइट कैमरा, मोमबत्तियां और नमक। हमारे अलावा कोई भी आवाज होगी वो रिकॉर्ड होगी। पहली रात जैसे ही ईएमएफ मीटर ऑन हुआ, बीप बीप बीप, मीटर की सुई अचानक ऊपर गई। सर, अभी तो कोई वायर भी नहीं है यहाँ। बिल्कुल, यही हमें देखना है। अचानक लाइब्रेरी की ट्यूबलाइट जली और 1 सेकंड में बुझ गई। अमन ने टॉर्च जलाई पर वो भी डिम होकर बुझ गई। मेरी टॉर्च बाहर तो चल रही थी। कुछ जगहें रोशनी बर्दाश्त नहीं करती। उस रात वो ज्यादा समय तक वहां नहीं रुक सके। सुबह होने से पहले उन्हें लाइब्रेरी से बाहर निकलना पड़ा। दूसरी रात डर तैयार था। कैमरे सेट थे, रिकॉर्डर ऑन था। तभी एक किताब अचानक शेल्फ से गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये किताबें कैसे गिरी? रोहन ने मोबाइल निकाला पर मोबाइल में बस 20% बैटरी बची थी और वो भी कुछ ही मिनटों में 0% हो गई। सभी के फोन बंद हो गए। इसी बात का डर था। ऊर्जा खींची जा रही है। रिकॉर्डर चल रहा था। अचानक कुछ फुसफुसाहट रिकॉर्डर पर आने लगी। कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। सबकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। अब निकलने का समय हो चुका था। सर, वो आवाज हमारी नहीं है। तीसरी रात कुछ बदल गया। जब वो लाइब्रेरी के पास गए तब दरवाजा खुला था। वो अंदर घुसे तो लाइब्रेरी में सब चीजें बिखरी पड़ी थी। टेबल, कुर्सियां, किताबें सब जमीन पर पड़ी थी। सिद्धार्थ ने ईएमएफ मीटर और रिकॉर्डर सेट किया पर आज दोनों यंत्रों में ज्यादा हलचल थी। इसके अलावा पांचों को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई आसपास घूम रहा है। उन्हें ठंडी हवा लग रही थी और उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये आत्मा आज कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई है। वो हमें उसकी मौजूदगी बता रही है। मतलब? तीसरे दिन वो वहां ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए। अगले दिन से कॉलेज में अजीब होने लगा। क्लासरूम में आखिरी बेंच पर कोई बैठा दिखा। वॉशरूम में बंद दरवाजे के पीछे किसी के चलने की आवाज हुई। कैंपस में रात को किसी लड़की की रोने जैसी आवाजें आने लगी। हॉस्टल की खिड़की में कोई खड़ी परछाई दिखाई देने लगी। स्टूडेंट्स की टीचर्स और प्रिंसिपल को शिकायतें जाने लगी। डर अब छुप नहीं रहा था। कॉलेज प्रशासन ने चारों को फिर बुलाया। कॉलेज कैंपस में जो कुछ भी हो रहा है वो तो आपको पता ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायतें आ रही है। अब सच बताओ कि तुम लोगों ने क्या किया है। सर, हमने लाइब्रेरी खोली थी। सब कुछ बता दिया गया। डॉक्टर सिद्धार्थ के बारे में, तीनों रातें, रिकॉर्डिंग की आवाजें। अगर ये सब यही नहीं रुका तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। जो कुछ चल रहा है उससे बच्चों की जान को खतरा है। अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। डर अब लाइब्रेरी की दीवारों से बाहर निकल चुका था। कैंपस में हर जगह किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी थी। कॉलेज प्रशासन डॉक्टर सिद्धार्थ को फिर बुलाता है। डॉक्टर, अब इसे रोका कैसे जाए? इसे रोकने से पहले समझा जाना चाहिए। मुझे एक तांत्रिक के बारे में पता है, सत्यदेव बाबा। अगर कोई इस आत्मा की सच्चाई जान सकता है तो वही है। अगले दिन सुबह सुबह सिद्धार्थ बाबा को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस आए। सफेद धोती, कंधे पर झोला, माथे पर राख, आंखें जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। आत्मा डरी नहीं है, वो नाराज है। ये सुनते ही प्रिंसिपल के हाथ कांप गए। बाबा सबसे पहले सीधे 3rd फ्लोर लाइब्रेरी की ओर गए। लाइब्रेरी का दरवाजा खुला। दरवाजे पर पहुंचते ही वो रुक गए। यहीं से शुरू हुआ था। उन्होंने जमीन पर नमक की रेखा खींची, मोमबत्तियां जलाई और आंखें बंद कर ली।
पूरा कमरा अचानक ठंडा हो गया। डॉक्टर सिद्धार्थ का ईएमएफ मीटर फिर तेजी से बजने लगा। रिकॉर्डर में फिर से आवाजें आने लगी। बाबा, वो यही है। हाँ, और सुन भी रही है। बाबा ने संस्कृत में मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा भारी हो गई। अचानक रिकॉर्डर में एक साफ आवाज आई, मुझे यहाँ बांध दिया गया। सबकी सांसें रुक गई। पूछिए बाबा, क्या हुआ था? मैं यहाँ लाइब्रेरियन थी। 20 साल पहले एक प्रोफेसर, गलती मेरी नहीं थी। आवाज टूट रही थी। मैंने शिकायत की पर मुझे ही दोषी बना दिया गया। एक रात यही मुझे। कमरा एकदम सन्न। इसे आत्महत्या बताया गया था, पर यह हत्या थी। बाबा ने बताया। ना सही अंतिम संस्कार, ना कभी सच सामने आया, ना किसी ने इसके लिए न्याय मांगा। इसलिए आत्मा यहीं अटक गई है। और जब अभय और उसके दोस्त लाइब्रेरी में घुसे तो वो जाग गई। आज रात यही विधि होगी। रात 2:30 बजे लाइब्रेरी के बीचों बीच हवन कुंड बनाया गया। उस आत्मा का नाम उच्चारित किया गया। उसके लिए नए कपड़े, दिया और जल लाया गया। डॉक्टर सिद्धार्थ ने रिकॉर्डर ऑन रखा। बाबा ने उस आत्मा के अंतिम संस्कार की विधि पूरी की और उसे मुक्ति दिलाई। इसके बाद लाइब्रेरी में शांति हो गई। ईएमएफ मीटर भी शांत हो चुका था और रिकॉर्डर में भी अब कोई हलचल नहीं थी।